तो देखो बॉन्ड्स की बात कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था हमारे इक्विटी और शेयर्स क्या होते हैं। मैंने ये दिखाया था, बताया था ये मेथड्स टू रेज फंड या रेज मनी। तो आप इक्विटी और शेयर्स के थ्रू जा सकते हो। इक्विटी शेयर्स में आपको दो तरीके की चीज़ें मिलेंगी, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। बॉन्ड्स में आप बात करोगे तो बॉन्ड्स में बॉन्ड और डिवेंचर देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा इक्विटी में एक और चीज़ है, इक्विटी में एक और चीज़ है, वो ये है, एक तरीके की इक्विटी और चलती है जिसे हम बोलते हैं स्वीट इक्विटी। उसमें एक चीज़ नोट कर लो, बोलते हैं सब स्वीट इक्विटी। स्वीट इक्विटी का मतलब हो गया कि जैसे कोई कंपनी है, ठीक है, और वो कंपनी अपने किसी एम्प्लॉय को रिटेन करना चाहती है, वो चाहती है कि ये एम्प्लॉय हमारे ही यहाँ काम करता रहे। ठीक, क्यों चाहेगी ऐसी कंपनी? जैसे सपोज करो कि गूगल से सुंदर पिचाई निकलकर किसी और कंपनी में चले जाएं, तो कंपनी को बड़ा घाटा है भैया, गूगल को। क्यों घाटा है? क्योंकि वो व्यक्ति सुंदर पिचाई वो कंपनी का हेड है, और हेड है तो उसके पास आने वाले फ्यूचर्स में जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनकी जानकारी है, जो भी कंपनी की पॉलिसीज़ पता हैं उसे, यानी वो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशंस पता हैं जो कि अगर राइवल कंपनी को हाथ में लग जाए तो एक बड़ा डिजास्टर हो सकता है कंपनी के साथ। और कंपनी कभी नहीं चाहेगी कि इस लेवल का व्यक्ति हमारी कंपनी छोड़कर किसी और राइवलरी कंपनी में चला जाए। फील्ड चेंज कर दे वो बात अलग है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने कंप्यूटर के यहाँ चला जाए तो बड़ा दिक्कत है। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है कि ऐसे लोगों को अपने पास रिटेन करके रखना चाहती है, तो उन्हें एक लालच देती है। तो सैलरी तो तुमको अच्छी देंगी देंगी, घर भी बंगला भी सब कुछ अच्छा मिलेगा तुमको, ठीक है, पावर्स भी तुम्हारे पास अच्छी रहेगी कंपनी के अंदर, लेकिन एक और लालच देती है। वो बोलती है देखो सर ऐसा है कि मिस्टर सुंदर पिचाई, हम ना आपको अपनी कंपनी का 1% शेयर देंगे, आपको 1% इक्विटी देंगे। यानी सुंदर पिचाई गूगल के 1% के मालिक बन गए। ठीक, अब बताओ, क्योंकि तुम्हारा एक इंटरेस्ट उस कंपनी में शामिल हो गया, तुम उस 1% के मालिक हो गए, तुम्हारे पास एक फीलिंग आ जाएगी कि यार ये कंपनी मेरी भी है, इसका प्रॉफिट मेरा प्रॉफिट, इसका लॉस मेरा लॉस, आपस में कनेक्ट हो गए। भले ही छोटे से कनेक्ट हुए लेकिन कनेक्ट तो हो गए। अब ऐसी कंडीशन में ना तो वो एम्प्लॉय उस कंपनी को छोड़ पाएगा, बड़ा समस्या हो जाएगी छोड़ने में। दूसरी समस्या इसमें यह भी होगी कि आप गद्दारी नहीं कर पाओगे। पहले क्या था, पहले तो ये था कि चल मुझे सैलरी मिल रही है, तू नहीं देगा कोई और दे देगा, है ना। तुम अगर 1 लाख उसे सैलरी दोगे, कोई आ गया 2 लाख वाला तो उसके 2 लाख वाले में पास चला जाएगा, फिर उसके पास आ गया कोई 5 लाख वाला तो 5 लाख वाले के पास चला जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर वो चेंज करना, कंपनी चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात, अब आप इसमें उस तरीके से काम करोगे जैसे आप अपनी कंपनी में काम करते हो, तो आपकी लॉयल्टी, आपकी हार्ड वर्किंग है वो इंश्योर की जाएगी। तो बेसिकली कुछ नहीं, ये समझ लो कंपनियों का एक लॉलीपॉप है जो अपने खास एम्प्लॉयज़ को देते हैं ताकि वो उसके लिए लॉयल रहें, उसे हम बोलते हैं स्वीट इक्विटी। कुछ शेयर्स, कुछ परसेंटेज ऑफ ओनरशिप यानी इक्विटी उन्हें दी जाती है, किसे? फॉर एम्प्लॉयज़। ठीक है, उन्हें दी जाती है। चलिए, मैं बॉन्ड्स की बात कर रहा था। अब बॉन्ड्स देखे जाए तो बॉन्ड्स हमारे पास 2 तरीके के होते हैं, हालांकि बॉन्ड्स के अपने प्रकार बहुत हैं। एक मिनट
देखो बॉन्ड्स क्या होते हैं, बेसिकली आप ये समझो कि जो बॉन्ड्स होते हैं, हाँ बॉन्ड्स आप ऐसे समझो कि आप गए मेरे पास, ठीक है, और बोले कि सर मेरे को पैसा चाहिए। मैं बोलूँगा ठीक है मैं पैसा तो दे दूँ, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? तो आप बोलोगे सर इंटरेस्ट ले लेना। मैं बोलूँगा चलो इंटरेस्ट भी ले लिया, ठीक, लेकिन मैं तुम्हें बॉन्ड किस बेसिस पर दूँ? भाई कुछ बैकअप तो हो, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर मैं एक काम करता हूँ, मैं अपनी कंपनी की तरफ से आपके साथ बॉन्ड साइन कर लेता हूँ, और उस बॉन्ड में हम ये चीज़ लिखेंगे कि आपको मैं इतना पैसा उधार ले रहा हूँ आपसे, ठीक है, इतने समय के लिए ले रहा हूँ, इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ले रहा हूँ। क्या क्या लिखोगे? कितना पैसा ले रहे हो, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ले रहे हो, ठीक है, ये सब चीज़ें लिखूंगा। और अगर मैं ना लौटा पाऊँ तो ये पैसा मेरी कंपनी के एसेट्स को बेच के आप वसूल कर सकते हो, सिक्योरिटी भी हो गई। तो बॉन्ड्स बेसिकली क्या है कि एक तरीके का एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट बिटवीन लेंडर्स और जिसको पैसे चाहिए यानी कंपनी, उसके बीच में। तो पैसे उधार दे दिए और वो एग्रीमेंट साइन हो गया, उस एग्रीमेंट पेपर को बोलते हैं बॉन्ड्स। अब अगर ये आप बॉन्ड कंपनी किसी कंपनी के साथ साइन करोगे तो ये बॉन्ड की कैटेगरी में आएगा। अगर यही एग्रीमेंट, ध्यान रखना मैं एक तरीके से इसे बता दूं, अगर ये एग्रीमेंट किसी कंपनी के साथ साइन होगा तो इसे हम क्या बोलेंगे? बॉन्ड बोलेंगे। और यही एग्रीमेंट सरकार के साथ साइन होगा तो हम इसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोलेंगे, ठीक है, शॉर्ट में से जीसैक बोलेंगे। दोनों में अंतर समझना है, वो एग्रीमेंट ही अगर कंपनी के साथ साइन हो रहा है तो बॉन्ड है, किसी सरकार के साथ साइन हो रहा है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। तो बॉन्ड अपने आप में एक अलग तरीके के, मतलब 4 तरीके का होता है, उसकी टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से हमने इसको डिवाइड कर रखा है। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म एंड कंडीशन ये 4 तरीके का होता है। कौन कौन सा? इन्फ्लेशन बॉन्ड, इन्फ्लेशन बॉन्ड, सेकंड वन इज ऑप्शन बॉन्ड, थर्ड वन इज फिक्स्ड रेट बॉन्ड, फोर्थ वन इज फ्लोटिंग रेट, फ्लोटिंग रेट। तो ध्यान रखना बॉन्ड हमारा बेसिकली 4 तरीके का है। क्या है इसमें कंडीशंस? तो जब हम इन्फ्लेशन रेट की बात करते हैं, इन्फ्लेशन बॉन्ड की बात करते हैं, तो इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज डिपेंड ऑन इन्फ्लेशन रेट ऑफ दैट कंट्री। कल को पता चला कि आपने बॉन्ड साइन किया और बॉन्ड में ये लिखा गया कि हम आपको साल का 6% रिटर्न देंगे, लेकिन आपकी कंट्री में इन्फ्लेशन चल ही 15% पे रहा है। अच्छा, इसका जो मैं बात बोल रहा हूँ इसका मतलब भी थोड़ा समझा देता हूँ। सपोज करो कि 100 रुपये आपने उधार लिए, ठीक, किसी को उधार दिए सपोज करो, ठीक, और बात ये हो गई कि आपको 6% का इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा साल के एंड में। तो साल के एंड में आपको कितना पैसा मिलेगा? साल के एंड में आपको 106 रुपये मिलेगा। लेकिन आपकी कंट्री में इन्फ्लेशन ही सपोज करो 15% का चल रहा है, यानी जो चीज़ आज आप 100 रुपये की खरीदते हो, 1 साल बाद वही चीज़ आप 115 रुपये की खरीदोगे। सेम चीज़ आप कितनी खरीदोगे? 115 रुपये की। और इन्वेस्ट करने पर आपको रिटर्न कितना मिल रहा है? कितना पैसे मिल रहे हैं? 106 मिल रहे हैं। और वही चीज़ महंगी कितनी हो गई? 115 की। तो भाई इसमें आपको प्रॉफिट कहाँ हो गया? आज आप अगर कोई चीज़ खरीद रहे हो तो वो 100 रुपये की है, लेकिन आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर लो और सोचो मैं इसको अगली साल खरीद लूँगा क्योंकि वहाँ से कुछ इंटरेस्ट आ जाएगा, तो सर इंटरेस्ट आने के बाद भी आप नहीं खरीद पाओगे। पहले आपके पास फिक्स पैसे तो थे, 100 रुपये तो थे, और 100 रुपये की चीज़ खरीदी जा रही थी, यानी आपके पास कैपेसिटी थी उस चीज़ को खरीदने की। लेकिन इन्फ्लेशन के चलते उसकी कीमत बढ़ गई, और बढ़ गई उस तेज़ी से आपका इंटरेस्ट बढ़ा नहीं, उस तरीके से पैसा बढ़ा नहीं।
तो अब वो 115 की आ रही है और आपके पास 106 रुपये है, अब तो खरीद भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये समस्या आती है कि आप इन्फ्लेशन से एडजस्ट नहीं कर पा रहे और धीमे 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 आप गरीब हो जाओगे। रिटर्न आ रहा है उसके बाद भी आपकी वैल्यू कम हो जाएगी, आपके पैसे कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान ये है कि आप इन्फ्लेशन रेट से अपने इंटरेस्ट रेट को टाइप कर दो। बोल दो कि साहब मेरे को इन्फ्लेशन रेट से 5% ज़्यादा चाहिए, 3% ज़्यादा चाहिए रिटर्न। तो अगर जब आपने इन्फ्लेशन रेट पर ये बांध दिया और उस समय जिस समय बांधा उस समय 6% का इन्फ्लेशन चल रहा था और आपने बोला कि मेरे को 3% ज़्यादा चाहिए, तो यानी इंटरेस्ट रेट आपको कितना मिलेगा? 9% का मिलेगा। लेकिन साल के एंड में क्या होता है, वो 15% इन्फ्लेशन हो गया, तब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तब आपको कितना मिलेगा? 3%। इसमें एडजस्ट कर दोगे तो 18% का रिटर्न मिलेगा। यानी आप किसी भी तरीके से घाटे में नहीं जाओगे इन्फ्लेशन के चलते। इस व्यवस्था को बोला जाता है इन्फ्लेशन बॉन्ड। क्या बोला जाता है? इन्फ्लेशन बॉन्ड, यानी इंटरेस्ट रेट डिपेंड ऑन इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट, ठीक है। चलिए, फ्लोटिंग रेट क्या होते हैं? फ्लोटिंग रेट का मतलब ये हो गया कि कंपनी जो है, जो पैसे उधार ले रही है, वो तय करेगी कि आपको इंटरेस्ट रेट क्या रखना है। ठीक है, सपोज करो कि कंपनी ने बोला कि देखो मैं ना आपको 6% का इंटरेस्ट रेट दूं, और कंपनी ने इस शर्त पे आपसे पैसे लिए कि वो फ्लोटिंग रेट रहेंगे, यानी भविष्य में कंपनी इन इंटरेस्ट रेट को कम भी कर सकती है और बढ़ा भी सकती है। ठीक है, सो कंपनी कैन चेंज इंटरेस्ट रेट। कंपनी इंटरेस्ट रेट को बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है जब चाहे तब। अब ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि मार्केट में पैसे उधार देने वाले बहुत हैं और लेने वाले कम हैं, तो फिर कंपनी की टर्म एंड कंडीशन चलेगी। ठीक है, तो ये जो तय करेंगे वो तय करेंगे। दूसरा बात, फिक्स्ड रेट। आपने एग्रीमेंट करते ही समय बोल दिया कि मैं आपको इतना परसेंटेज इंटरेस्ट रेट लूँगा आपसे। ठीक है, हाँ बोलते हो तो ठीक है, ना बोलते हो तो कोई बात नहीं। यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है ये फिक्स हो गया। अब चाहे इन्फ्लेशन बढ़े घटे, कंपनी को घाटा लगे प्रॉफिट लगे, कुछ भी हो, आपको उतना इंटरेस्ट रेट मिलेगा। इंटरेस्ट रेट इज फिक्स्ड। ठीक, वहीं पे ऑप्शन बॉन्ड की बात करें, अब ये थोड़े से खास हैं, इनके तो खास जगह दे देते हैं। ऑप्शन बॉन्ड, ठीक है, ऑप्शन बॉन्ड। अभी ऑप्शन बॉन्ड क्या होते हैं? ये इंटरेस्ट रेट से इनका कोई लेना देना नहीं। ऑप्शन वाली कैटेगरी का इंटरेस्ट रेट से कोई लेना देना नहीं है। ये है कि आप कितने समय के लिए, जो टाइम पीरियड डिसाइड होता है, कितने समय के लिए पैसा उधार ले रहे हो। यहाँ पर टाइम पीरियड का पूरा खेल है ऑप्शन बॉन्ड में। ये दो तरीके के होते हैं। पहला है बॉन्ड विद कॉल ऑप्शन, बॉन्ड विद कॉल ऑप्शन, और बॉन्ड विद सेल ऑप्शन। ठीक है, बॉन्ड विद कॉल ऑप्शन और बॉन्ड विद सेल ऑप्शन। सेल ऑप्शन को एक और नाम से जाना जाता है बॉन्ड विद पुट ऑप्शन। इसको एक और नाम से जाना जाएगा बॉन्ड विद पुट ऑप्शन। तो अब ये मान के चलो, बॉन्ड विद कॉल ऑप्शन क्या बोलता है? ये बोलता है कि कंपनी जब चाहे तब अपने बॉन्ड्स को वापस ले सकती है। क्या बोलती है कंपनी?
कंपनी बोलती है कंपनी कैन बाय देयर बॉन्ड एट एनी टाइम। जब कंपनी को लगा कि कंपनी के पास पैसे हो गए तो उसने जितने भी बॉन्ड इशू कर रखे थे सबको वापस बुलाया और बोला कि देखो ऐसा है, अपने अपने बॉन्ड पेपर ले आओ, ठीक, हम सबका पेमेंट कर रहे हैं अभी। तो बॉन्ड कंपनी के पास ऑप्शन है कि वो अपने बॉन्ड्स को कॉल कर सकता है, बुला सकता है और उनका पेमेंट कर सकता है जब चाहे तब। बॉन्ड विद सेल ऑप्शन या पुट ऑप्शन, इसमें जो सेलर है यानी जो बॉन्ड होल्डर है ना, इन्वेस्टर है, तो आप यहाँ पे लिख लो इन्वेस्टर कैन सेल देयर बॉन्ड टू कंपनी एट एनी टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर जो इन्वेस्टर है वो जब चाहे तब वो पैसे वो अपने बॉन्ड्स लेके जाएगा कंपनी में और बोलेगा भाई ये है और इनको अपना खरीद लो, मेरे पैसे मुझे वापस कर दो। तो इन्वेस्टर या बॉन्ड होल्डर कैन सेल देयर बॉन्ड टू कंपनी एट एनी टाइम। ठीक है, तो ये ऑप्शन बॉन्ड हमारे दो तरीके के हैं, बॉन्ड विद कॉल ऑप्शन एंड बॉन्ड विद पुट ऑप्शन। ठीक है, ये तो बात हो गई बॉन्ड्स की। बात कर लेते हैं डिवेंचर्स की। स्टार्टिंग हमने क्या बात की थी? स्टार्टिंग हमने ये बोला था बॉन्ड्स हमारे क्या हैं, दो तरीके के हैं। ये बात की थी बॉन्ड्स दो तरीके, एक तो बॉन्ड हो गया और एक डिवेंचर ऑप्शन हो गया। चलिए डिवेंचर की बात कर लेते हैं। ये भी बॉन्ड ही हैं, ठीक है, इनमें भी वही एग्रीमेंट के थ्रू पैसा उधार लिया गया है, लेकिन इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं। टर्म एंड कंडीशन क्या है? टर्म एंड कंडीशन के आधार पर हमने डिवेंचर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहला है रजिस्टर्ड डिवेंचर, सेकेंड वन इज बियरर डिवेंचर। ठीक है, रजिस्टर्ड डिवेंचर और बियरर डिवेंचर। रजिस्टर्ड डिवेंचर क्या बोलता है? रजिस्टर्ड डिवेंचर ये बोलता है कि कंपनी ने जो बॉन्ड साइन किए आपके साथ वो कंपनी के पास रजिस्टर्ड होंगे। ठीक है, और आप जब भी जाओगे वो पैसे वापस लेने कंपनी के पास, तो कंपनी अपने रजिस्टर से उन बॉन्ड्स को मेल करेगी, है ना, उनका डेटा चेक करेगी, और अगर वो मैच करते हैं, ठीक है, तो आपको पेमेंट मिल जाएगा। अब कहोगे सर अगर कंपनी ने सेल किए हैं तो कंपनी के पास तो होगा ही रिकॉर्ड। हाँ बिल्कुल बात सही है। सपोज करो कंपनी ने मेरे साथ बॉन्ड साइन किया था, ठीक है, वो बॉन्ड मेरे पास है, मेरे नाम से वो कंपनी ने रजिस्टर्ड किया है, लेकिन उस बॉन्ड को लेकर मैं न जाकर मेरा बेटा या कोई और व्यक्ति थर्ड पर्सन उस बॉन्ड को लेकर कंपनी के पास जाता है और अपना पेमेंट मांगता है, तो ऐसे में कंपनी के पास पूरा अधिकार है कि वो उस बॉन्ड होल्डर को डिनाई कर दे कि हम आपको पेमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि आपके नाम से कोई भी यहाँ पर बॉन्ड रजिस्टर्ड नहीं है। जिसके नाम से बॉन्ड रजिस्टर्ड है उसी व्यक्ति को लेकर आइए, हम पेमेंट उसी को करेंगे। समझ रहे हैं? रजिस्टर्ड बॉन्ड होल्डर कैन गेट देयर मनी। रजिस्टर्ड बॉन्ड होल्डर कैन गेट देयर मनी ओनली, इसके अलावा नहीं कोई ले सकता। अच्छा, ये चीज़ लाई क्यों गए? सपोज करो कि मेरे पास
किसी कंपनी का बॉन्ड रखा हुआ है, ठीक है, और मेरे को पैसों की जरूरत पड़ी तो मैंने कंपनी के पास पैसे वो बॉन्ड सेल ना करके मैंने किसी थर्ड पर्सन को दे दिया। मैंने बोला देख भाई मेरे पास TCS के 10 लाख का बॉन्ड मेरे पास रखा हुआ है और मेरे को पैसों की ज़रूरत है, इंटरेस्ट अच्छा है इस पर, तो मैंने बॉन्ड किसी और को बेच दिया, वो बॉन्ड मैंने किसी और को बेच दिया और वो व्यक्ति चला गया कंपनी के पास और अपना उसका पेमेंट मांगने लगा। अगर वो बॉन्ड रजिस्टर्ड बॉन्ड है, रजिस्टर्ड डिवेंचर है, तो पेमेंट उसे नहीं मिलेगा, वो पेमेंट सिर्फ मुझे ही मिल सकता है। वहीं पर अगर वो बियरड डिवेंचर होता, यानी जिसके हाथ में वो बॉन्ड है, पेमेंट उसी को मिल जाएगा, फिर खरीदा उस कंपनी ने या कंपनी से किसी को भी हो, ठीक है। तो इसमें कोई भी होल्डर, तो आप बोल सकते बॉन्ड होल्डर कैन गेट देयर मनी। समझ रहे हो? बियरड डिवेंचर क्या है? जिसके हाथ में बॉन्ड है, कंपनी बस उसी को जानती है कि हाँ ये मेरा बॉन्ड है, कौन लेकर आया, तुम लेकर आए, पैसे तुम्हें दे देंगे। रजिस्टर्ड डिवेंचर में ये बॉन्ड तो हमारा है लेकिन तुम वो व्यक्ति नहीं हो जो हमारी कंपनी के साथ रजिस्टर्ड है, जिसके साथ हमने एग्रीमेंट साइन किया है, बॉन्ड साइन किया है, तुम वो व्यक्ति नहीं हो, तुमको पेमेंट नहीं मिलेगा भले ये बॉन्ड हमने साइन किया है। गॉट इट? तो डिवेंचर और बॉन्ड, ठीक है। तो डिवेंचर हमारे दो तरीके के, ठीक। अब बॉन्ड और डिवेंचर में अंतर क्या है? कुछ बेसिक अंतर भी होगा। तो बॉन्ड और डिवेंचर, ठीक है। बॉन्ड में समझ लेते हैं। बॉन्ड हमारे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के लिए पॉसिबल है, ठीक है। फॉर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, इन दोनों के लिए पॉसिबल है। डिवेंचर यूजुअली लॉन्ग टर्म्स के लिए होते हैं, ठीक है, ये जनरली लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। बॉन्ड सिक्योर्ड होते हैं, दे आर सिक्योर्ड, सिक्योर्ड बाई कोलेट्रल। जब भी आप कंपनी को पैसा दोगे तो फिर बदले में कंपनी कुछ अपना गिरवी तुम्हारे पास रखेगी, यानी नहीं भी तुम्हारे पास गिरवी रख रही है लेकिन एज ए कोलेट्रल वो अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा या कंपनी को आपके पास गिरवी रखेगी, उस कंपनी के बेसिस पर वो बॉन्ड साइन करेगी। कहने का मतलब ये है। डिवेंचर्स सिक्योर्ड भी हो सकते हैं और नॉन सिक्योर्ड भी हो सकते हैं। कैन बी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। ये सिक्योर्ड भी हो सकते हैं, अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं अगेंस्ट कोलेट्रल। ठीक है। अब दोनों में अंतर समझो। बॉन्ड अगर फेल होते हैं पे करने पे तो आप कंपनी पे केस कर सकते हो, कंपनी असेट बेच के पैसा ले सकते हो। डिवेंचर्स अगर देखे जाए तो अगर वो सिक्योर्ड है तो कंपनी पे केस करके तुम पैसा ले सकते हो, और अगर अनसिक्योर्ड है तो वही टाटा बाय बाय। समझे? तो टाटा बाय बाय। अब क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी शामिल है, कंपनी गारंटी दे रही है, तो गारंटी वाली कंडीशन में आपको इंटरेस्ट रेट हमेशा कम मिलेगा। समझे? जहाँ रिस्क कम है वहाँ इश्क कम है, तो दे आर सिक्योर्ड, सो लेस इंटरेस्ट रेट। लेस इंटरेस्ट रेट, यहाँ पे हाई रिस्क हाई इंटरेस्ट रेट। हाई रिस्क तो हाई इंटरेस्ट रेट। ठीक, हाई इंटरेस्ट रेट। बॉन्ड्स यूजली कौन इशू करता है? बॉन्ड्स यूजली इशू बाय गवर्नमेंट, बिग कॉरपोरेट्स,
इनके थ्रू इशू किए जाएंगे, यानी बड़ी बड़ी कंपनी, बड़े बड़े इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू। डिवेंचर्स छोटी कंपनी इशू करेंगी, और बोल सकते हो कि जो अभी कमज़ोर हैं बेचारी वो इशू करेंगी, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनीज या स्मॉल कंपनीज बोल सकते हो, स्मॉल कंपनीज। ठीक है, ये इशू करेंगे। बॉन्ड्स के साथ सीन ये है कि आपका जो पेमेंट है ये मैच्योरिटी पर होगा। पेमेंट कब होगा? जब आपका टाइम मैच्योर हो जाएगा। अगर आपने 10 साल का बॉन्ड लेखा है तो पेमेंट 10 साल बाद ही होगा। डिवेंचर्स में वन टाइम पेमेंट भी हो सकता है, लास्ट में पीरियोडिक पेमेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो पीरियोडिक पेमेंट भी हो सकता है और वन टाइम पेमेंट भी हो सकता है। तो ये अंतर था बॉन्ड और डिवेंचर्स में। ठीक है, ठीक। अब इस पूरे शेयर मार्केट को कंट्रोल करने के लिए हमने एक संस्था बनाई है जिसे हम बोलते हैं सेबी। अच्छा, सेबी पर जाने से पहले एक और चीज समझ लो, एक होता है वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल या वेंचर फंड, ठीक है, या वेंचर फंड। ये क्या होते हैं? तुम्हारे पास पैसा है, ठीक, लेकिन तुम्हारे पास ना तो कोई आइडिया है अच्छा जैसे बिजनेस कर सको, ना तुम्हारे पास कोई इतने अरेंजमेंट है। ठीक है, तुम क्या करोगे कि तुम ऐसे व्यक्ति को ढूंढोगे जिसके पास अच्छे बिजनेस आइडिया हो और जो अच्छा काम करना जानता हो, करने का प्रयास करे, मेहनती हो। आप उसके आइडिया पे, उसकी मैन पावर पे, उसके मैकेनिक्स पे, ये जो भी उसके पास है, उसके बेसिकली आप ये समझो उसके आइडिया पे आप क्या करोगे? इन्वेस्ट करोगे। तो इन्वेस्टिंग ऑन अदर्स आइडियाज, ये कह रहा था वेंचर फंड। तो इन्वेस्टिंग दूसरों के आइडियाज पे आप इन्वेस्ट करते हो तो वो पैसा कहलाता है वेंचर फंड। जैसे समझो शार्क टैंक है, शार्क टैंक क्या करते हैं? दूसरे आइडिया लेकर आए और उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया, दैट इज वेंचर कैपिटल, वेंचर फंड। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं सेबी की। ठीक है, हाँ, कई सारे तीर बन गए सेबी में, क्या करें, इतने तीर लगे। इतने तीर ही मारती है सेबी असल में। सेबी बोले तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, कब इस्टेब्लिश किया था? 1992 में। कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1992 में। ठीक है, सेबी के पास जो पावर्स हैं या सेबी को इस्टेब्लिश करने का जो मतलब अरेंजमेंट है, ठीक है, सेबीज को पावर्स जो आती हैं वो आती है एक एक्ट के थ्रू। किस एक्ट के थ्रू? कैपिटल इश्यूज कंट्रोल एक्ट। कैपिटल इश्यूज कंट्रोल एक्ट 1947, इसके थ्रू मतलब इसमें अमेंडमेंट किया गया और फिर सेबी को इस्टेब्लिश किया गया।
सेबी का काम ये है कि मार्केट ऑपरेशंस को ध्यान रखना, इनमें देखना क्या चल रहा है, कौन सी कंपनी अपने एसेट डिस्क्लोज नहीं कर रही, कौन सी कंपनी इन्वेस्टर्स के साथ धोखा कर रही है, ठीक है, इन चीज़ों पर ध्यान रखना। शेयर मार्केट्स में कौन कौन से ब्रोकर्स काम कर रहे हैं, कौन कौन से ब्रोकर्स मनमाने पैसे ले रहे हैं, यानी पूरे मार्केट्स में एक तरीके से रेगुलेटर का काम करती है। इसका काम पेनल्टी मारना है, रूल्स बनाना है, ठीक है। तो देखा जाए तो इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो मेन बॉडी है, उसमें 9 लोग काम करते हैं बेसिकली। मेन बॉडी में कितने लोग हैं? 9 लोग हैं। कौन कौन है? एक तो चेयरमैन है, चेयरमैन है। अब चेयरमैन को अपॉइंट कौन करता है? बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आप ये बोल सकते हो कि ये भारत सरकार के अंडर काम करती है, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ये नहीं है, ठीक है। तो चेयरमैन है। इसके बाद 2 मेंबर आपको मिलेंगे फ्रॉम आरबीआई, सॉरी फाइनेंस मिनिस्ट्री। 2 मेंबर आपको मिलेंगे फाइनेंस मिनिस्ट्री से। एक मेंबर आपको मिलेगा आरबीआई से, ठीक है। 5 बचे हुए मेंबर आपको मिलेंगे फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है। तो बेसिकली इसमें देख लो, आरबीआई का मेंबर को छोड़कर बाकी सभी सरकार ही अपॉइंट कर रही है, मतलब सरकारी लोग हैं, ठीक है, सरकार के द्वारा अपॉइंट किए हैं। तो बेसिकली सरकारी संस्था है, रेगुलेटिंग ऑफिस है, ये बॉडी है सरकार, भारत सरकार फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये काम करती है, ठीक। इसका जो ऑफिस है ये आपको मुंबई में देखने को मिलेगा, है ना। 4 रीजनल ऑफिस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो रीजनल ऑफिस में बता देता हूँ। रीजनल ऑफिस वही दिल्ली, बॉम्बे, यानी आज का मुंबई मान लो, सॉरी मुंबई में नहीं है, गलती हो गई, दिल्ली, अहमदाबाद में, ठीक है। आपको कोलकाता में, आपको चेन्नई में, ठीक, ये देखने को मिल जाते हैं। तो रीजनल ऑफिस आपको ये देखने को मिल जाते हैं। कुछ फैक्ट्स हैं, आपसे पूछ ले जाएँ। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ सेबी, तो आप याद रखना, फर्स्ट चेयरमैन, पहली चेयरमैन जीवी रामकृष्णन, जीवी रामकृष्णन, ठीक। फर्स्ट फीमेल चेयरमैन कुछ फैक्ट हैं जो पूछ ले जाते हैं कभी कभी। तो माधवी पुरीबुच, ठीक है, माधवी पुरीबुच। हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये रीजनल ऑफिस की वजह से मैंने यहाँ से मुंबई काटा था। रीजनल ऑफिस आपको दिल्ली, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई में देखने को मिलेंगे। हेड ऑफिस आपको मुंबई में देखने को मिलेगा। और माधवी पुरीबुच फर्स्ट फीमेल चेयरमैन है, ये फर्स्ट चेयरमैन, ठीक है। प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? पहले अभी चेयरमैन कौन है? तो तुहिन कांता पांडे, ध्यान रख लेना, चेयरमैन।
तुहिन कांता पांडे, ठीक है, तुहिन कांता पांडे। माधवीपुरी बुच अब नहीं है, इनसे पहले माधवीपुरी बुच थी, उन पर कुछ आरोप लगे थे, काफ़ी अच्छे खासे आरोप थे। खैर, ये आपका पूरा शेयर मार्केट है। आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो क्लास में बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मजे करिए।